हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं यहाँ पे BA, BSc, BCom। तो इस वीडियो में आज महत्वपूर्ण होने वाले हैं BA, BSc, BCom 6 सेमेस्टर। तो ये सभी छठे सेमेस्टर के लिए है और यहाँ पे ये सह अनिवार्य पाठ्यक्रम है। ये सभी लोगों के लिए अनिवार्य रूप से ये आपके लिए अनिवार्य है और ये पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से सभी लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कंपलसरी ये एग्ज़ाम होगा। ये सभी लोगों के लिए कंपलसरी एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो आज की वीडियो में अब आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जितने सारे प्रश्न पूछे गए थे वो लास्ट में आपका सिलेबस बचा है, वो यहाँ पे बचा है वो श्रवण कौशल एवं संचार के प्रकार। तो आज हम यहाँ पे इसमें इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग बने रहिएगा लास्ट तक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और आपको महत्वपूर्ण भी प्रश्न बताया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो आपके प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे, जो एक विकल्प सही होगा 4 विकल्प में से। तो यहाँ पे आप देखिए आपके स्क्रीन पे दिया है, इसमें दिया है कि एक अच्छी तरह से लगाया गया विराम अक्सर श्रोताओं पर क्या प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे जो प्रभाव डालता है वो प्रभाव क्या डालता है। तो यहाँ पे जो प्रभाव डालता है वो प्रभाव है या उनकी व्यस्तता और ध्यान को बढ़ाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दिया है, किसी भाषण या प्रस्तुति के दौरान श्रोता की व्यस्तता बनाए रखने के लिए विरामों का उपयोग करने का कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पहलू महत्वपूर्ण है, वो पहलू महत्वपूर्ण कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, समझ और धारणा को बढ़ाने के लिए रणनीति रूप से विरामों का उपयोग करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपकी स्क्रीन पे दिया है कि संचार में विराम का उपयोग करने के संबंध में एक अच्छा अभ्यास क्या है। तो यहाँ पे एक अच्छा अभ्यास क्या है, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि यहाँ पे मुख्य बिंदुओं पर जोर देने और दर्शकों को विचार करने की अनुमति देने के लिए रणनीति रूप से विराम का उपयोग करना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिया है कि सामाजिक मेलजोल में छोटी छोटी बातों का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे सामाजिक मेलजोल में जो छोटी छोटी बातों का उद्देश्य है वो क्या है। तो वो बातों का उद्देश्य है वो संबंध स्थापित करना और संबंध बनाना। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, किस प्रकार की बात सुनना भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होने का हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पे हिस्सा माना जाता है तो कौन सा है माना जाता है, तो वो हिस्सा माना जाता है वो स्वाभाविक श्रवण का हिस्सा माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्वाभाविक श्रवण को माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया है, यहाँ पे दिया गया है कि अधिकांश स्थितियों में छोटी सी बातचीत के लिए उचित लंबाई क्या है। तो यहाँ पे उचित लंबाई है तो वो क्या है, तो यहाँ पे उचित लंबाई है आपके ऑप्शन करेक्ट होगा, वो होगा यहाँ पे कुछ मिनट। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिया है कि सफल छोटी सी बातचीत में बॉडी लैंग्वेज कैसे योगदान दे सकती है। तो बॉडी लैंग्वेज योगदान दे सकती है तो कौन सी लैंग्वेज दे सकती है, वो यहाँ पे आपको खुली और व्यस्त शारीरिक भाषाएं बनाए रखकर। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिया है कि किस स्थिति में छोटी मोटी बातचीत शुरू करना उचित है। तो किस स्थिति में छोटी मोटी बातचीत शुरू करना उचित है। तो यहाँ पे बातचीत करना उचित है तो वो होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, एक नेटवर्किंग कार्यक्रम के भाग लेने का दौरान। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि छोटी मोटी बातचीत शुरू करने की अच्छी रणनीति क्या है। तो यहाँ पे अच्छी रणनीति है वो है यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, वो मौसम या वर्तमान घटनाओं पर टिप्पणी करना। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। सक्रिय श्रवण छोटी छोटी बातों को कैसे बेहतर बना सकता है? तो सक्रिय श्रवण छोटी छोटी बातों को बेहतर बना सकता है। तो कैसे बना सकता है? तो यहाँ पे आपका बना सकता है वो रुचि दिखाने के लिए सिर हिलाकर और प्रतिक्रिया देकर। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है, छोटी सी बातचीत से शालीनतापूर्वक बाहर निकलने का विनम्र तरीका क्या है? तो यहाँ पे विनम्र तरीका है तो वो कौन सा है? वो विनम्रतापूर्वक स्वयं को क्षमा करना और बातचीत के लिए सराहना व्यक्त करना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि पेशेवर ईमेल के लिए उपयुक्त विषय पंक्ति क्या है? तो उपयुक्त विषय पंक्ति है वो कौन सा है? तो वो यहाँ पे है पिछले सप्ताह हमारी चर्चा के संबंध में। पिछले सप्ताह हमारी चर्चा के संबंध में। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला नंबर है प्रश्न नंबर 13 पेशेवर ईमेल में प्राप्तकर्ता को संबोधित करने का उचित तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर निम्नलिखित में से है तो वो है ऑप्शन श्री स्मिथ है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है प्रश्न नंबर 14 पेशेवर ईमेल का मुख्य भाग लिखते समय आपको क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? तो पेशेवर ईमेल का मुख्य भाग जो लिखते समय है आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो वो प्राथमिकता देनी चाहिए यहाँ पे विषय पर बने रहना, मतलब विषय पर बने रहना और संक्षिप्त होना, मतलब यहाँ पे संक्षिप्त भी होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे आ चुका है दिया है कि पेशेवर ईमेल को बंद करने का उचित तरीका क्या है? तो पेशेवर ईमेल को बंद करने का तरीका है वो है यहाँ पे वो भवदेही से है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिया है ईमेल लिखते समय निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य गलती से बचना चाहिए? तो ईमेल लिखते समय निम्नलिखित में से ऐसी सामान्य गलती से बचना चाहिए। तो वो सामान्य गलती है तो यहाँ पे स्पष्ट विषय पंक्तियों का उपयोग करना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि प्राप्तकर्ताओं के समूह के लिए ईमेल लिखते समय एक अच्छा अभ्यास क्या है? तो एक अच्छा अभ्यास है तो वो क्या है? तो एक अच्छा अभ्यास है यहाँ पे यदि प्रतिक्रिया पूरे समूह के लिए प्रासंगिक है तो सभी को जवाब देने के लिए सभी को उत्तर देने का उपयोग करना। आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि आपको ईमेल अनुलग्नों को कैसे संभालना चाहिए? अनुलग्नकों को कैसे संभालना चाहिए? तो यहाँ पे आपको संभालना चाहिए तो वो क्या है? तो यहाँ पे आपका स्पष्ट फाइल नाम प्रदान करें और ईमेल के मुख्य भाग में उनका उल्लेख करें। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है इसमें दिया है कि यदि आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है तो ईमेल पर फॉलो अप करने का उचित तरीका क्या है? तो यहाँ पे उचित तरीका है वो है यहाँ पे उचित तरीका है तो उचित अवधि के बाद विनम्रतापूर्वक एक अनुवर्ती ईमेल भेजना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओपन एंडेड प्रश्न की विशेषता है? ओपन एंडेड प्रश्नों की विशेषता है तो वो ओपन एंडेड प्रश्नों की विशेषता है तो ये वे विस्तार और चर्चा को प्रोत्साहित करते हैं। वे विस्तार और चर्चा को प्रोत्साहित करते हैं। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 बातचीत में प्रश्नों की जांच करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बातचीत में प्रश्नों की जांच करने का प्राथमिक उद्देश्य है वो प्राथमिक उद्देश्य है आपका ऑप्शन सी अधिक विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो अधिक विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने के लिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर दिया है किस प्रकार के प्रश्न से विशिष्ट और विस्तृत प्रतिक्रिया मिलने की सबसे अधिक संभावना है? तो यहाँ पे सबसे मिलने की अधिक संभावना है तो मिलने की अधिक संभावना ओपन एंड प्रश्न है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर दिया है बंद समाप्त इस प्रश्नों का उपयोग करना कब उचित है? तो बंद समाप्त प्रश्नों का उपयोग करना उचित है तो वो उचित है आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विशिष्ट जानकारी शीघ्रता से एकत्र करना। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि बातचीत में प्रश्नों को स्पष्ट करने का उद्देश्य क्या है। तो बातचीत में प्रश्नों को स्पष्ट करने का उद्देश्य है वो है यहाँ पे ऑप्शन सी, अधिक जानकारी और समझ प्राप्त करने के लिए। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्रणी प्रश्न का उदाहरण है। अग्रणी प्रश्न का उदाहरण है वो है यहाँ पे, इसमें का आपका राइट आंसर होगा वो हो, क्या आप सहमत होंगे कि यह समाधान सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि प्रश्न पूछने के कौशल में व्याख्या का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपका इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा वो स्पष्टता के लिए प्रतिवादी के उत्तर को दोबारा बताना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 दिया है अग्रणी प्रश्नों का उपयोग करने का संभावित नुकसान क्या है। तो यहाँ पे संभावित नुकसान है तो वो कौन सा है। संभावित नुकसान है वो प्रतिवादी के उत्तरों को पूर्वग्रहित या प्रभावित कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर दिया है सुनना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसके लिए श्रोता को प्रक्रिया में भाग लेने की आवश्यकता होती है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है वो है यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा यांग। पहला प्रश्न आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है आपकी स्क्रीन पे, इसमें प्रश्न नंबर 29 सुनने की परिभाषाएं अभिविन्यास या परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। तो यहाँ पे सुनने की परिभाषा अभिविन्यास या परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। तो किस पर आधारित है वो है यहाँ पे चार पे आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया है सुनना किस प्रकार की प्रक्रिया है। सुनना किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो सुनना है वो है ऑप्शन बी आंतरिक है। आंतरिक होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला आपके प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है जब शिक्षार्थी यह समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है भले ही वो प्रत्येक वाक्यांश या वाक्य को समझ ना सके तो इसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है तो क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता है सार के लिए सुनना। सार के लिए सुनना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिया है कि समाचार प्रसारित करने के लिए कई प्रकार के मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो यहीं पे कई प्रकार के मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मीडिया का उपयोग किया जाता है आपका इसमें से ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दो होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि सुनना व्याख्या की दूसरी जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है या कथन है। सक्रिय प्रक्रिया है या कथन है। तो यहाँ पे आपका इसमें से आपका जो सुनना व्याख्या की दूसरी जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है तो वो है ये कथन कहे गए थे। तो कथन जो कहे थे वो है वेंडर ग्रिप्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि सामान्य विचार या अर्थ प्राप्त करने के लिए विवरणों को अनदेखा करना कहलाता है। तो यहाँ पे अनदेखा करना कहलाता है वो सार को सुनना। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि समाचार का सारांश जो समाचार कहानी के आरंभ में लगाया जाता है कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए लीड आपका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 आप पाठ द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी को समझना चाहते हैं इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इसे कहा जाता है तो क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है तो आपका इसमें से आपका सार को सुनना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि प्रश्न नंबर 37 प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अर्जित किया गया पहला संचार कौशल है। तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अर्जित किया गया पहला संचार कौशल है वो है यहाँ पे ऑप्शन सी सुनना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे दिया है आपके यहाँ पे दिया है कि हमारा अधिकांश समय व्यतीत होता है। तो हमारा अधिकांश समय कहाँ पे व्यतीत होता है। तो हमारा अधिकांश समय व्यतीत होता है वो सुनने में व्यतीत होता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि आमतौर पर लोगों द्वारा शब्द सोचने का औसत क्या है। तो आमतौर पर लोगों द्वारा शब्द सोचने का औसत है वो है यहाँ पे 400 प्लस शब्द प्रति मिनट। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार निम्नलिखित में से किस प्रकार संचार में छात्र अपना अधिकांश समय बिताते हैं। तो छात्र अपना अधिकांश समय बिताते हैं वो सुनने में बिताते हैं। आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है यहाँ पे दिया है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना क्या है। तो यहाँ पे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है वो क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कौशल। आपका ये राइट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 42। शोध के अनुसार संचार गतिविधियों में सुनने के लिए समर्पित समय। तो यहाँ पे समर्पित समय होगा तो इसमें से आपका राइट होगा वो होगा 45% होगा। आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है कि छोटे छोटे वाक्यों में जोर से बोलना दर्शाता है। तो छोटे छोटे वाक्यों में जोर से बोलना दर्शाता है तो वो दर्शाता है यहाँ पे ऑप्शन बी आक्रामकता। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है यहाँ पे दिया है सुनना एक महत्वपूर्ण घटक है। सुनना एक महत्वपूर्ण घटक है तो यहाँ पे कौन सा घटक है वो एक महत्वपूर्ण घटक है वो श्रवण है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है सुनना और श्रवण का तात्पर्य है। तो सुनना और श्रवण का तात्पर्य है तो इसमें से होगा क्रमशः मानसिक और शारीरिक कार्य। आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है प्रश्न दिया है इसमें सुनने में निम्नलिखित शामिल है। तो सुनने में निम्नलिखित शामिल है क्या शामिल है। तो यहाँ पे निम्नलिखित शामिल है कान और दिमाग शामिल है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है कि सुनने की प्रक्रिया के किस चरण में किसी विशेष व्यक्ति या संदेश पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। तो ध्यान केंद्रित करना शामिल है तो वो कौन सा शामिल है। तो यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना। आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है आपकी स्क्रीन पे कि सुनने की प्रक्रिया के किस चरण में संदेशों का अर्थ समझना शामिल है। तो संदेशों का अर्थ समझना शामिल है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन सी समझना। ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। सुनने के किस चरण के दौरान आपको यह पुष्टि करनी चाहिए कि आप संदेश को समझते हैं। तो आप संदेश को समझते हैं तो यहाँ पे संदेश को समझते हैं और यहाँ पे मूल्यांकन करना। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है आपकी स्क्रीन पे सुनने की प्रक्रिया के किस चरण में संदेशों पर प्रतिक्रिया देना शामिल है। तो यहाँ पे संदेशों पर प्रतिक्रिया देना शामिल है तो यहाँ पे प्रतिक्रिया देना शामिल है वो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रतिक्रिया देना। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि अधिकतर भावनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अधिकतर भावनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो यहाँ पे सामना करना पड़ता है इसमें अंतर्मुखी। आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अंतर्मुखी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सुनने में बाधा नहीं है। इनमें से कौन सुनने में बाधा नहीं है। तो इनमें से सुनने में बाधा नहीं है वो है यहाँ पे ऑप्शन डी लिखित बाधा। आपका राइट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि पूर्ण एकाग्रता से सुनना कहलाता है। तो पूर्ण एकाग्रता से सुनना कहलाता है तो वो कहलाता है यहाँ पे गहन श्रवण। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न LTM का मतलब LTM का फुल फॉर्म क्या होगा। तो LTM का फुल फॉर्म होगा वो होगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। किसी शब्द के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ होने के कारण उत्पन्न होने वाली बाधाओं को कहा जाता है। तो बाधाओं को कहा जाता है तो यहाँ पे बाधाओं को कहा जाता है तो वो होगा ऑप्शन बी अर्थ संबंधी विकृतियाँ होगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है कि जब लोग अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के होते हैं तो इनमें से कौन सी बाधा उत्पन्न होती है।
तो इसमें से कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? तो इसमें से बाधा उत्पन्न होती है, वो बाधा उत्पन्न होती है वो सांस्कृतिक बाधाएं होती हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि इनमें से कौन सुनने की प्रक्रिया में बाधा नहीं है? तो इनमें सुनने की प्रक्रिया में बाधा नहीं है, तो वो कौन है? वो आत्मविश्वास है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है कि बोले गए शब्दों का लिखित भाषा में रूपांतरण है। तो लिखित भाषा में रूपांतरण है, तो भाषा में जो रूपांतरण है वो है यहाँ पे ऑप्शन सी प्रतिलेखन होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि आत्मलीन श्रोता मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? तो आत्मलीन श्रोता मुख्य रूप से केंद्रित होता है, तो वो केंद्रित होता है यहाँ पे आपका उसकी अपनी ज़रूरतें या विचार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि आत्मलीन श्रोता को की बातचीत को सुनने पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है? तो यहाँ पे कहा जाता है तो वो संवादी आत्ममुग्धता है। आत्ममुग्धता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि संचार कौशल में सीखी गई बातें हमें लोगों के साथ प्रभावी संबंध बनाने में मदद करेंगी। तो यहाँ पे प्रभावी संबंध बनाने में मदद करेगी, तो इसमें आपका राइट होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। वो होगा यहाँ पे पूरे जीवन में। आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि इनमें से कौन सा सुनने की प्रक्रिया का एक चरण नहीं? तो एक चरण नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो एक चरण नहीं है, वो है यहाँ पे आपका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वो होगा यहाँ पे गलत व्याख्या करना। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सक्रिय श्रवण का हिस्सा है? तो कौन सा व्यवहार सक्रिय श्रवण का हिस्सा है? तो यहाँ पे सक्रिय श्रवण का हिस्सा है, तो वो है यहाँ पे आँख से संपर्क बनाए रखें, सिर हिलाना और आँख मिलाना, स्पष्टीकरण मांगना। उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दिया है कि एक गंभीर श्रोता किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो यहाँ पे ध्यान केंद्रित करता है, तो वो केंद्रित करता है यहाँ पे वक्ता का मौखिक और गैर मौखिक संदेश। आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है एक सहानुभूतिपूर्ण श्रोता के रूप में आपको संदेश पर निम्नलिखित दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। तो यहाँ पे विचार करना चाहिए, तो इसमें से विचार किसका करना चाहिए? वो वक्ता का। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि वक्ता के संदेश को स्पष्ट करने और उससे गहराई से समझने के लिए श्रोता गहराई से समझने के लिए श्रोता क्या करता है? तो यहाँ पे गहराई समझने के लिए श्रोता करता है यहाँ पे वक्ता के अंतर्निहित विचारों और भावनाओं को विस्तृत करता है। आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जब वक्ता की कठोर भाषा श्रोता को ठेस पहुंचाती है तो सुनने में कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे बाधा उत्पन्न होती है, वो कौन सी उत्पन्न होती है? तो वो बाधा उत्पन्न होती है, तो वो यहाँ पे भावनात्मक शोर होगा। आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है कि दूसरों को गलत समझने का डर कहलाता है। दूसरों को गलत समझने का डर कहलाता है, तो कौन कहलाता है? तो वो कहलाता है यहाँ पे श्रोता की आशंका। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है डॉट 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 सुनने का मुख्य उद्देश्य कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त करना है जिसकी सराहना की जाएगी। तो यहाँ पे सराहना की जाएगी, तो किसकी की जाएगी? तो वो सराहना की जाएगी, वो यहाँ पे सराहना की जाएगी, यहाँ पे सराहनात्मक होगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है निम्नलिखित में से कौन सी सहानुभूति की सर्वोत्तम परिभाषा है? तो यहाँ पे सहानुभूति की सर्वोत्तम परिभाषा है, तो यहाँ पे सर्वोत्तम परिभाषा है, तो वो यहाँ पे होगा वह महसूस करना जो कोई और महसूस कर रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है आपकी स्क्रीन पे दिया है प्रश्न सक्रिय श्रवण में किन 3 तरीके से प्रतिक्रिया देना शामिल है? तो यहाँ पे प्रतिक्रिया देना शामिल है, तो यहाँ पे आपको प्रतिक्रिया देना शामिल है, वो है मानसिक, मौखिक और गैर मौखिक रूप से। आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है
दिया है इनमें से किस प्रकार के श्रवण में गहराई का अभाव है। तो यहाँ पे गहराई का अभाव है, तो यहाँ पे कौन है वो गहराई का अभाव है। यहाँ पे सतही सुनना, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 73, इनमें से किस प्रकार के श्रवण में श्रोता प्रसन्नता व्यक्त करता है। तो यहाँ पे श्रवण में श्रोता प्रसन्नता व्यक्त करता है, तो वो कौन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रसन्नात्मक सुनना, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है इनमें से किसमें श्रोता स्वयं को वक्ता के स्थान पर रखता है। तो यहाँ पे वक्ता के स्थान पर रखता है, तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सहानुभूतिपूर्वक सुनना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि डॉट 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 में रिसीवर पूर्व कल्पित धारणाएं रखता है जो रिसीवर द्वारा प्रेषक के संदेश को डिकोड करने के तरीकों को आकार देता है। तो डिकोड करने के तरीकों को आकार देता है वो कौन देता है। तो यहाँ पे डिकोड करने के तरीकों को आकार देता है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे पक्षपात पूर्ण सुनना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है सुनने का प्रकार जिसमें हम ध्वनियों में अंतर का पता लगाने के लिए श्रवण करते हैं। तो यहाँ पे श्रवण करते हैं तो वो क्या करते हैं। तो यहाँ पे श्रवण करते हैं वो आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा वो भेदभावपूर्ण सुनना, आपका आप ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि डॉट 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 सुनने के स्तर क्या हैं। तो यहाँ पे सुनने के स्तर हैं, तो सुनने के स्तर हैं वो 4 हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है डॉट 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 को आलोचनात्मक निर्णयात्मक श्रवण के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे श्रवण के रूप में भी जाना जाता है, तो वो जाना जाता है वो यहाँ पे मूल्यांकनात्मक सुनना, ऑप्शन बी सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है कि भाषण के अंत में हमें क्या करना चाहिए। तो भाषण के अंत में हमें करना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, निष्कर्ष। अगला प्रश्न है आपके प्रश्न स्क्रीन पर दिया है कि मिथ्या या छह चुनना क्या है। तो मिथ्या या छह चुनना है, तो यहाँ पे आपका राइट होगा वो दोनों बी और सी। मतलब यहाँ पे जब आप वास्तव में सतही तौर पर सुनते हैं, और सी पे दिया है जब आप दिखावा करते हैं कि आप सुन रहे हैं। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दोनों बी और सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिया है आ चुका है कि अस्वीकृति का डर एक प्रकार है। तो मतलब अस्वीकृति का डर एक प्रकार है, तो कौन सा डर है। तो यहाँ पे डर है वो भाषण तनाव है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सभी लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिया है कि इनमें से किस प्रकार के श्रवण में गहराई का अभाव है। तो श्रवण में गहराई का अभाव है, तो श्रवण में गहराई का अभाव सतही सुनना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कहानी सुनाना इनके बिना अधूरा है। तो कहानी सुनाना इनके बिना अधूरा है, तो इसमें से आपका करेक्ट होगा वो होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ध्वनि अभिव्यक्तियाँ, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि कुशल श्रोता, मतलब यहाँ पे जो कुशल श्रोता इनमें से किस प्रकार के श्रवण का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे अनुसरण करते हैं आपका राइट होगा वो होगा मूल्यांकनात्मक श्रवण, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि डॉट 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 एक आक्रामक व्यवहार है जो और संभवतः वक्ता की ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया लगाएं। तो प्रतिक्रिया लगाएं, तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन होगा, तो इसमें से आपका राइट होगा वो होगा यहाँ पे बाधा उत्पन्न करना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दिया है कि जब आप किसी चीज़ का प्रचार कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको होना चाहिए। तो इसमें से क्या होना चाहिए। तो आप सबसे पहले आपको होना चाहिए वो है इसके बारे में आश्वस्त रहें, मतलब इसके बारे में आपको तो आश्वस्त रहना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला दिया है आपकी प्रश्न सही वातावरण चुनना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह श्रोता को ध्यान केंद्रित करने और
डांट डांट से बचने में मदद करेगा। तो मदद करेगा तो किससे मदद करेगा? तो वो है मदद करेगा यहाँ पे विकर्षण से, विघ्न से, शोर से। तो मतलब यहाँ पे ये सभी से मदद करेगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि जब दर्शकों की रुचि कम हो जाती है, तो जब दर्शकों की रुचि कम हो जाती है तब क्या होता है? तो यहाँ पे जब रुचि कम हो जाती है तो यहाँ पे आप ठीक से समझा नहीं करते, मतलब आप ठीक से समझा नहीं करते। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे दिया है कि एक सक्रिय श्रोता तुरंत समझ जाता है। तो मतलब एक सक्रिय श्रोता तुरंत समझ जाता है, तो इसमें समझ जाता है तो वो यहाँ पे उसके कहने के पीछे का क्या तर्क है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो कहने का तात्पर्य है, उसके कहने के पीछे का क्या तर्क है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मेमोरी के प्रकार है। तो मेमोरी का प्रकार क्या है? तो डॉट डॉट दिया है। तो मेमोरी का प्रकार है, तो इसमें से मेमोरी का प्रकार है वो है, मतलब कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वर्किंग टर्म मेमोरी। तो दोनों होगा, ए और बी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे दिया है कि श्रवण पूर्व विश्लेषण में इनमें से किससे बचना चाहिए? तो इनमें से बचना चाहिए आपका, इसमें होगा वो पूर्वाग्रह होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो बचना चाहिए। तो यहाँ पे अब अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे दिया है कि सुनने की प्रक्रिया के किस चरण में किसी विशेष ध्वनि या संदेश पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है? तो यहाँ पे ध्यान को केंद्रित करना, मतलब कि यहाँ पे सुनने की प्रक्रिया में जो चरण होते हैं वो किसी विशेष ध्वनि या संदेश पर ध्यान केंद्रित करना शामिल होता है। तो शामिल कौन सा होता है? तो यहाँ पे ध्यान लगाना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जब वक्ता की अभद्र भाषा श्रोता को ठेस पहुंचाती है तो सुनने में कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे बाधा उत्पन्न होती है, तो इसमें से कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? वो होती है भावनात्मक शोर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे दिया है कि इसमें दिया है इनमें से कौन सा श्रवण का प्रकार नहीं है। तो मतलब इनमें से कौन सा श्रवण का मतलब श्रवण सुनना का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे सुनने का प्रकार नहीं है, तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें से होगा वो संगीत सुनना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे दिया है कि इनमें से कौन सा श्रवण का प्रकार नहीं है। तो ये इसमें से जो श्रवण का प्रकार नहीं है वो है यहाँ पे एकीकृत श्रवण। तो ये रहा आपके कुल प्रश्न 95। ये आपके टोटल प्रश्न थे। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। सभी लोग लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को। तो आपके ये रहें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। जो आप कहीं भी आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हों या कोई भी यूनिवर्सिटी से हों, यहाँ पे कोई भी विश्वविद्यालय से हों आप, ये सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सभी लोगों के लिए ये कंपलसरी है। तो ये आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, और इसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं और इससे रिलेटेड वीडियो, और आप चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो के। धन्यवाद।